we have seen various short example of asymptotic notation, big O, theta, omega, right? And few uh, questions have been written in PPT. I think you have tried that examples. If you have any query in any of the example, you may ask. Otherwise, we can start new topic. किसी को भी क्वेरी है जो भी पीपीटी में कुछ अनसॉल्व रखे थे हर एक के लिए दो तीन so, अगर वो आपने सॉल्व किए हैं कहीं पे कुछ कंफ्यूजन आ रहा है you can ask. पीपीटी दिख रही है आपको? Anybody, anyone have any query? No? ठीक है, so we will start new topic. So last इस एग्जाम्पल तक हमने देखा था, राइट? ये थीटा नोटेशन रिलेटेड ये भी थे. Now the next topic is relationship between different set. So the subset relation between order of growth set. See, if we consider any relation R to R, so left hand side part is represent big O notation of F, right? सेंटर में F भी प्रोवाइड किया गया है. मान लो कि F ये जो पॉइंट है वहां पर कहीं पर है. So big O notation represents orange oval. Theta notation represents green, light green oval, and theta notation represents intersection of orange and light green oval. So that is dark green part, right? See, last जो भी 2-3 लेक्चर से we are studying about the asymptotic notation. आपने definition भी पढ़ी. अभी तो कुछ examples भी हमने देख लिए. So based on that thing, can anyone try to explain this figure? Anyone? थोड़ा सा सोचो 2 मिनट. बेस्ड ऑन डेफिनेशन ही आपका आंसर है, ठीक है? और मोर क्लैरिटी के लिए एग्जांपल भी हमने देखे हैं, राइट? सो अगर वो चीजें थोड़ी सी रिकॉल कर पाते हो तो प्रोबेबली यू कैन एक्सप्लेन दिस फिगर. एनी आइडिया? एनीवन? पर बेस्ट અને વર્સ્ટ કેસ ની વચ્ચે એવરેજ કેસ છે. यू आर पार्शियली करेक्ट. गुड. जस्ट एक स्टेप आगे. थोड़ी डेफिनेशन याद करो. सो इट विल प्रोवाइड हिंट. वीगो, थीटा और ओमेगा तीनों की. सर वीगो ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए होता है, लेस देन इक्वल टू के लिए होता है, ओमेगा ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए होता है, थीटा इक्वल टू के लिए होता है. तो जो इक्वल टू से इंटरसेक्ट करेगा ना वैसे. इक्वल टू तो नहीं, बट वहां पे हमें लोअर बाउंड एंड अपर बाउंड मिलता है. मतलब एक पर्टिकुलर रेंज मिलती है इन थीटा नोटेशन, राइट? और बीगो नोटेशन में हमें क्या मिल रहा है? लोअर बाउंड की अपर बाउंड? अपर बाउंड. गुड. और थीटा में लोअर बाउंड, लोअर बाउंड, राइट?
सो यहाँ पे यू कैन सी दैट कि जो एफ है दैट इज योर फंक्शन। अब अगर आप लोअर बाउंड को कंसिडर करने जाओ, अपर बाउंड को कंसिडर करने जाओ, ठीक है, सो आपको एक सर्टेन मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, उसके बिलो एंड अबो जितनी भी वैल्यूज है दैट विल बी प्रोबेबली करेक्ट, ठीक है। अगर बीगो और ओमेगा नोटेशन की बात करें, थीटा नोटेशन में हमें एक सर्टेन रेंज मिलती है, वो जो मैंने एग्जांपल दिया था टाइम ड्यूरेशन वाला, कि भाई जनरली वी आर कॉलिंग कि भाई 70 to 80 मिनट, तो 70 इज द मिनिमम, 80 इज द मैक्सिमम। सो आप इस ड्यूरेशन में कोई भी वैल्यू मिल सकती है, मे बी 70 to 78 कुछ भी, राइट। सो दैट इज द relation between various asymptotic notation, ठीक है। so that relation can be represented using this diagram। ये कोई भी रिलेशन के लिए ट्रू है, ऐसा नहीं है कोई सर्टेन सेट ऑफ वैल्यूज के लिए, राइट। हाँ, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि फॉर सर्टेन वैल्यूज हमें बिग ओ नोटेशन या छोटे नोटेशन नहीं मिल सकता, देयर इज अ चांस डेफिनेटली, ठीक है। क्योंकि कभी क्या होता है कि देयर इज मतलब ऐसे कुछ एग्जांपल्स भी है जहां पे वी कैन नॉट फाइंड आउट अपर बाउंड, या मे बी वी कैन नॉट फाइंड आउट लोअर बाउंड, या हमें एक रेंज ना मिले, ऐसा हो सकता है, ठीक है। नो डाउट बहुत कम ऐसे एग्जांपल्स है, बट ऐसा नहीं है, वी कैन नॉट डिनाई द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट थिंग, ठीक है। तो वहां पे रिस्पेक्टिवली बिग ओ, थीटा, ओमेगा नोटेशन हमें नहीं मिल सकता, ठीक है। यहाँ पे जनरलाइज वे में बोला गया है कि ऐसे एग्जांपल कि जहां पे वी कैन फाइंड आउट ऑल थ्री नोटेशन, तो उसके लिए ये डायग्राम परफेक्ट है, ठीक है। कि भाई हाँ, पॉसिबल वैल्यूज की रेंज कुछ अलग हो सकती है, बट डेफिनेटली थीटा को वी कैन कंसिडर इट एज अ इंटरसेक्शन ऑफ बिग ओ एंड ओमेगा नोटेशन, राइट। ठीक है, एवरीवन अंडरस्टैंड? Yes, sir. yes, So now the subset relation between order of growth set। अब कॉमन डायग्राम कुछ ऐसा हम कंसिडर कर सकते हैं, सी अगेन दैट इज द जनरलाइज वे, ठीक है। कि भाई लॉग एन अगर है, सी हम एन की डिफरेंट वैल्यूज को पुट कर रहे हैं, 1 2 4 8 16 32 एंड सो ऑन, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सिंप्लिसिटी के लिए 2 के पावर में कंसिडर किया गया है, बट इट इज नॉट नेसेसरी कि ऐसे ही हमें मिले। एंड कुछ कॉमन ऑर्डर्स कि जिसके थ्रू वी विल कंसिडर वेरियस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, जैसे लॉग एन, एन लॉग एन, एन स्क्वायर, एन क्यूब, 2 राइट। सो यू कैन सी दैट कि फॉर सर्टेन वैल्यूज आपका जो रिलेशन है वो कुछ अलग हो सकता है, बट आफ्टर एक मिनिमम थ्रेशोल्ड वैल्यू के बाद जो भी रिलेशन बनता है, मान लो कि यहाँ पे n इज ग्रेटर देन एन स्क्वायर, अब n इज ग्रेटर देन एन स्क्वायर, n ग्रेटर देन 1 वैल्यू के लिए ऑलवेज ट्रू होता है, ठीक है। n ग्रेटर देन 1 अगर हम कंसिडर करते हैं तो n स्क्वायर विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन n। सिमिलरली n क्यूब विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन n स्क्वायर, n cube will be always greater than n for n greater than 1, but what about n equal to 1, what about n less than 1, ठीक है। so n is equal to 0 and n is equal to 1 के लिए both the values will be equal, ठीक है। तो ये जो रिलेशन है, सी जनरलाइज वे में हम ऐसा हमेशा बोल देते हैं कि ऑलवेज n स्क्वायर इज ग्रेटर देन n, n क्यूब इज ऑलवेज ग्रेटर देन n स्क्वायर, ऐसा हम बोल देते हैं, बट एक्चुअली अगर आप देखने जाओ तो इट इज ट्रू फॉर n ग्रेटर देन 1, n इक्वल टू 0, n इक्वल टू 1 के लिए वो ट्रू नहीं है, बिकॉज बोथ द वैल्यूज आर इक्वल, ठीक है। अगर हमें ईच एंड एवरी नॉन नेगेटिव वैल्यू के लिए कंसिडर करना है तो वी कैन राइट n स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू n। सो कभी मतलब ग्रेटर देन भी हो सकता है, इक्वल टू के भी चांसेस है अगर हम सारे नॉन नेगेटिव वैल्यू को कंसिडर कर लेते हैं तो। बट अगर हम उसको लार्ज स्केल में देखने जाए तो दैट मतलब इस तरीके से रिलेशन को लिखना भी रॉन्ग है, क्योंकि सिर्फ 2 वैल्यूज ऐसी है कि जिसके लिए एन स्क्वायर इक्वल टू एन हो पॉसिबल है, दैट वैल्यूज आर 0 एंड 1, बाकी हर एक वैल्यू के लिए एन स्क्वायर ग्रेटर देन एन है, राइट। तो अगर आप एन स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू एन लिखोगे
So there will always be dilemma कि भाई there are two possibilities. It might be n square equal to n or it might be n square greater than n, right? But we have certain range कि जिसके लिए ये दोनों में से कोई एक पॉसिबिलिटी है. जहां पे n square equal to n ट्रू है वहां पे कभी भी ग्रेटर देन नहीं हो सकता, और जहां पे ग्रेटर देन है वहां पे इक्वल टू नहीं हो सकता, राइट? तो the better way is you should represent n square greater than n for each n greater than equal to 2, right? या फिर n greater than 1. ठीक है, तो आप इस तरीके से लिखना चाहिए. यू शुड राइट इन दैट वे. ये सेम चीज हर एक के लिए पॉसिबल है. n log n को n के साथ कंपेयर करो, या n log n को n स्क्वायर के साथ कंपेयर करो, या log n के साथ कंपेयर करो, या 2 raised to n के साथ कंपेयर करो. ये तो यहाँ पे जस्ट सिंप्लिसिटी के लिए सिर्फ 6 एग्जाम्पल दिए गए हैं. ऐसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल है यहाँ पे जो रिप्रेजेंट नहीं किए गए, उसको भी यू कैन रिप्रेजेंट यूजिंग दिस एग्जाम्पल. ठीक है, कि एन की जो स्टैंडर्ड वैल्यूज है उसको कंसिडर करके आप उसको इस ग्राफ के अंदर प्लॉट कर सकते हो. ये जनरलाइज ग्राफ है, राइट? कि भाई एन की वैल्यू अगर 1 हुई तो व्हाट विल बी योर आंसर, 2 हुई तो व्हाट विल बी योर आंसर, 64 हुई तो व्हाट विल बी योर आंसर. ठीक है. सो ये जो एक जनरलाइज डायग्राम है उसमें जो स्टैंडर्ड वैल्यूज है उसको प्लॉट करके दिया गया है. ऐसे ही आपकी जो भी कॉम्प्लेक्सिटी आपको मिलती है यू कैन प्लॉट इट इन दिस वे. ठीक है, उसको आप कंपेयर कर सकते हो, क्योंकि पास्ट में कई बार जब पूरा लाइक डिस्क्रिप्टिव पेपर, ऑफलाइन पेपर निकलता था, उसमें तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स मिल जाते थे. अब जब एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं तब लाइक डेरिवेशन थोड़ा पूछ सकते हैं, बट ऐसे कंपैरिजन पूछना थोड़ा लाइक ट्रिकी क्वेश्चन हो जाएगा. इट माइट पॉसिबल कि उसके ऊपर बेस पर एमसीक्यू निकल भी पाए या नहीं भी निकल पाए, राइट? सो यू शुड कंसिडर दिस. हाँ, उसमें भी जो डिस्क्रिप्टिव पार्ट रहता है उसमें डेफिनेटली वी कैन आस्क दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस कि जहाँ पे आपको दो डिफरेंट कॉम्प्लेक्सिटी को या जो दो डिफरेंट रेट ऑफ ग्रोथ है उसको आपको कंपेयर करना है, राइट? सो ये कुछ वैल्यूज है, स्टैंडर्ड वैल्यूज, कि जिसके बेस पे वी हैव प्लॉट द वैल्यूज इन ग्राफ, राइट? तो एग्जीक्यूशन टाइम फॉर एल्गोरिथम विद द गिवन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन लॉग एन, सॉरी एन तो इनपुट है, लॉग एन एन लॉग 1, आई थिंक इट्स एन लॉग एन, थोड़ी ब्लर इमेज है, एन लॉग एन है वहां पे, एन स्क्वायर एन क्यूब 2 raised to n, राइट? सो these are the execution times for algorithm with the given complexity. अगर 2 raised to n है, अगर आप n की वैल्यू 10 दे रहे हो तो आपका आंसर कुछ माइक्रो सेकंड में आपको मिलेगा. टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात है. अगर n की वैल्यू 20 है तो आपका आंसर मिली सेकंड्स के अंदर मिलेगा. 30 है तो सेकंड्स के अंदर मिलेगा. ठीक है, 50 है तो डेज के अंदर मिलेगा. सिमिलरली 40 है तो मिनट्स के अंदर मिलेगा. और 10 raised to 2 है तो वो ईयर्स के अंदर मिल सकता है. ठीक है, तो वहां पे आपका जो रेट ऑफ ग्रोथ है वो बहुत फास्ट है, राइट? सो अगर आपका कोई ऐसा एल्गोरिदम है कि जो 2 raised to n कॉम्प्लेक्सिटी आपको प्रोवाइड कर रहा है, तो वहां पे यू कैन कंसिडर दैट एल्गोरिदम फॉर लाइक एक छोटे वैल्यूज के लिए, 20-30 के लिए ठीक है, इवन 40 के लिए भी आपको आंसर मिनट्स में मिल रहा है, लेकिन फिर डेज में और ईयर्स में आंसर मिल रहा है. ठीक है, तो यू शुड टेक केयर. अगर वही ऐसा ही कोई एक दूसरा एल्गोरिदम है कि जो n log n अगर आपको कॉम्प्लेक्सिटी दे रहा है, तो यू कैन सी दैट कि इवन 10 raised to 9 के पावर में भी आपको जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो सेकंड्स में मिल रही है, राइट? सो दैट टाइप ऑफ एल्गोरिदम डेफिनेटली कैन बी यूज्ड फॉर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा. ठीक है, सो इन दैट वे यू शुड कंसीडर एक सर्टेन रेंज आपको देगा. सी, ये जो चीज है जस्ट स्टैंडर्ड वैल्यूज आपको प्रोवाइड करती है. एक्चुअल एग्जीक्यूशन टाइम विल बी डेफिनेटली डिफर, बट हाँ आपको एक रफ आइडिया प्रोवाइड कर सकता है कि कुछ ऐसा आंसर आना चाहिए. जैसे यहाँ पे 29.90 सेकंड्स लिखा है, तो दैट इज नॉट द केस कि भाई एग्जैक्ट 29.90 सेकंड्स में मिलेगा, बट हाँ
डेफिनेटली योर आंसर विल बी नियर अबाउट 29.90 सेकंड्स, और उसके प्रीवियस केस में आपको 2.66 मिल रहा है। एक्चुअली 2.66 के से 29.9 अप्रॉक्स 10 टाइम्स ज्यादा है, 11 टाइम्स ज्यादा है, ठीक है। तो ऐसे ही मान लो कि वहां पे 2.66 की बजाय 3 या 4 मिल रहा है, तो उसके हिसाब से आप कंसिडर कर सकते हो कि कुछ नियर अबाउट 11 टाइम्स ज्यादा आंसर आपको मिलेगा 10⁻⁹ में, ठीक है। तो ये आपको एक रफ प्रोजेक्शन प्रोवाइड करता है आपका जो भी, हाँ, कोरिलेशन विल बी अप्रोक्स सेम, ठीक है, बट वैल्यूज माइट बी डिफर, ठीक है। जैसे आप डबल मिल रहा है तो नियर अबाउट डबल ही मिलेगा आपको, ठीक है। रेट ऑफ ग्रोथ विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल, ठीक है, उसमें माइनर चेंजेस होंगे, बट हाँ द वैल्यूज मे बी डिफर बिकॉज इट इज डिपेंडेंट ऑन द रिसोर्सेज अवेलेबल इन योर सिस्टम, ठीक है। से यहाँ पे दो तरीके के लॉगरिदम्स आएंगे एक्चुअली, दोनों ही लॉगरिदम्स यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन मैथमेटिक्स, बट हाँ, अपने सब्जेक्ट के हिसाब से थोड़ा सा यहाँ पे एक रिवीजन जैसा दिया गया है। वन प्रोबेबिलिटी, वन टाइप इज बाइनरी लॉगरिदम, सेकंड वन इज नेचुरल लॉगरिदम। नेचुरल लॉगरिदम को जनरली हम ln के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, एंड बाइनरी लॉगरिदम को हम lg या तो फिर log से रिप्रेजेंट करते हैं। बाइनरी लॉगरिदम में बेस 2 होता है, नेचुरल लॉगरिदम में बेस e होता है, राइट। So binary logarithm can be considered as lgn equal to log n base 2, and natural logarithm ln n is equal to log n base e, right. So lg raised to kn is equal to lgn binary logarithm n raised to k, and lgn is equal to lg ब्रैकेट में lgn, ठीक है। ये जो भी है वो बाइनरी लॉगरिदम के लिए वी कैन राइट लाइक दिस, ठीक है। एंड लॉग x रेस टू y इज इक्वल टू क्या मिलेगा, y log x वी कैन से, राइट। x रेस टू का जो भी पावर होता है वो हम log के आगे ले जा सकते हैं, लॉगरिदम का जो कंसेप्ट है उसके हिसाब से, राइट। log x डॉट y मतलब x मल्टीप्लाई y को वी कैन रिप्रेजेंट एज log x प्लस log y। सिमिलरली डिवीजन को वी कैन रिप्रेजेंट एज log x माइनस log y, ठीक है। सो इन दैट वे ये जस्ट जनरल लॉगरिदम के कंसेप्ट है। माइट बी कुछ एग्जाम्पल में शायद जहाँ पे आपको लॉग में आंसर मिलता हो वहाँ पे शायद ज़रूरत पड़े, ठीक है, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी कि हर जगह पे इट इज़ रिक्वायर्ड, ठीक है। सो थोड़ा सा ये जो जनरल टर्मिनोलॉजी है उसको थोड़ा याद कर लेना कि लाइक क्योंकि कई बार क्या होता है कि एक्स डॉट वाई के ऊपर लॉग अप्लाई करना है तो लॉग एक्स डॉट वाई लिख देते हैं कुछ स्टूडेंट, बट इट इज नॉट राइट, क्योंकि लॉग एक्स वाई अगर आप लिखते हो तो इट कैन बी कंसिडर एज लॉग एक्स प्लस लॉग वाई, ठीक है। सो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना, राइट। Right, so the correct answer is displayed here. Log x raised to y is equal to y log x, log x plus log y. यहाँ पे you can write it as subtraction. यहाँ पे इस तरीके से you can swap the values, ठीक है। a raised to log x base b को we can represent as x raised to log a base b, क्योंकि कई बार क्या होता है कि fn और gn ऐसे दो फंक्शन दिए हो, अब एक जगह पे आपको a raised to log x बेस बी आंसर मिल रहा है और दूसरी जगह पे x रेस टू लॉग a बेस बी आंसर मिल रहा है। एक्चुअली बोथ द वैल्यूज आर इक्वल, और आपको ये बोला गया कि कंपेयर द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एफ एन एंड जी एन। अब आप ये कंफ्यूज हो जाओगे भाई ये दो वैल्यू को हाउ आई कैन रिप्रेजेंट, तो उसके लिए आपको कुछ सर्टेन वैल्यूज प्लॉट करके या मतलब ऐसा कुछ एक लेंथी प्रोसेस आप शायद कर दो, या फिर वो आपको सोच छोड़ दो कि भाई आई डोंट नो हाउ टू कंपेयर दिस वैल्यूज, बट एक्चुअली बोथ द वैल्यूज आर सेम। ये मैथमेटिक्स का जो लॉग का कंसेप्ट है वो यहाँ पे कहीं ना कहीं यूज किया गया है, मतलब यूज हो सकता है, ठीक है। सो देयर इज अ चांस, राइट, कि भाई ऐसा कुछ आपको मिल जाए। जस्ट अ मिनट।
राइट। तो इस तरीके से यू कैन स्वैप ए एंड एक्स, ठीक है। सो ये जो जनरलाइज नोटेशन है वो थोड़ा सा याद कर लो, सो दैट यू विल नॉट कंफ्यूज। और इसको यू कैन राइट इट लाइक दिस, log x base b को you can represent log x base a divided by log b base a, ठीक है। और यहाँ पे you can not write log x base a minus log b base a, ठीक है। आप यहाँ पे log x minus log b ऐसे नहीं लिख सकते हो, क्योंकि पूरा log डिवीजन में है। log x डिवाइड बाय y अगर है तो ही you can write log x minus log y, ठीक है। तो यहाँ ये भी एक कॉमन मिस्टेक है जो कुछ स्टूडेंट्स करते हैं, जिसका थोड़ा लॉगरिथम वीक होता है मैथमेटिक्स के अंदर वो लोग, ठीक है। एक्चुअली इट इज नॉट द कंसेप्ट ऑफ डा, राइट, कि भाई ये, क्योंकि ये सारे नोटेशंस तो मैथमेटिक्स से ही अडेप्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कुछ छोटी छोटी चीजें हैं, वो थोड़ा ध्यान में रखना जब भी लॉग में आपको आंसर मिल रहा हो तब, ठीक है। बाकी नॉर्मली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में कहीं पे ये कंसेप्ट यूज नहीं होने वाला है। हाँ, कुछ कंपैरिजन ऐसा कुछ करना हो तब आपको ये जनरल नोटेशंस थोड़े याद हो तो यू कैन राइट एक्यूरेट आंसर, ठीक है। कुछ यहाँ पे एग्जांपल्स दिए गए हैं, अगेन यू नीड टू सॉल्व इट आउट, एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी डेफिनेटली यू कैन आस्क, ठीक है। सो फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ फंक्शन आइदर एफ एन इज ऑर्डर ऑफ जी ऑफ एन, एफ एन इज ओमेगा ऑफ जी ऑफ एन, और एफ एन इज थीटा ऑफ जी ऑफ एन। मतलब यहाँ पे तीनों तीन एसिम्प्टोटिक नोटेशन दिए गए हैं, एंड आपको बोला गया है कि डिटरमाइन विच रिलेशनशिप इज करेक्ट, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर एग्जांपल के लिए एफ एन इज इक्वल टू थीटा ऑफ जी एन अगर ऐसा मिल रहा है, जैसे मैंने अभी बोला है कंपैरिजन, तो आपको ये एग्जांपल कैसे सॉल्व करना है, सिंपली आपको फाइंड आउट करना है एफ एन का थीटा नोटेशन, मतलब वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, राइट। अगर उसका आंसर, सॉरी, थीटा ऑफ जीएन फाइंड आउट करना है, सो जीएन का थीटा फाइंड आउट करना है। अगर उसका आंसर आपको लॉग एन स्क्वायर अगर मिल रहा है तो यू कैन कंसीडर एफ एन इज इक्वल टू थीटा ऑफ जी ऑफ एन, ठीक है। सो आपको यहाँ पे पहले क्या पिक करना होगा, जीएन। तो जीएन मुझे मिल रहा है लॉग एन प्लस 5, अब उसका थीटा नोटेशन कैलकुलेट करो। सो मुझे आरएचएस मिल गया, अब एलएचएस तो मेरा ऑलरेडी कैलकुलेटेड है लॉग एन स्क्वायर। अगर आरएचएस की वैल्यू भी लॉग एन स्क्वायर मिल रही है, सी यहाँ पे पूछा गया विच रिलेशनशिप इज करेक्ट, सो योर आंसर में बी करेक्ट इनकरेक्ट, ठीक है। अगर दोनों की वैल्यू मुझे सेम मिल रही है तो यू कैन राइट इट डाउन इनकरेक्ट, अगर दोनों वैल्यू सेम नहीं है तो यू शुड राइट इनकरेक्ट, ठीक है। सिमिलरली सेकेंड केस के लिए, तो यहाँ पे अगेन एफ एन इज इक्वल टू ओमेगा ऑफ जी ऑफ एन, तो यू शुड कैलकुलेट जी ऑफ एन का ओमेगा नोटेशन, ठीक है। तो आरएचएस की वैल्यू मिल जाएगी, अगर उसकी आंसर है एफ एन जो है एन, तो यू कैन राइट इट डाउन, रिलेशनशिप इज करेक्ट, ठीक है। ऐसे कुछ एग्जांपल्स है दैट यू जस्ट नीड टू कंसीडर, ठीक है। सही, कल मतलब लास्ट लेक्चर में जो मैंने बोला था ये सेम तरीके के ही एग्जाम्पल है, बट यहाँ पे आपको वेरीफाई करने के लिए बोला गया है कि जो भी यहाँ पे स्टैंडर्ड कुछ वैल्यूज देकर रखी है, इफ योर कॉम्प्लेक्सिटी इज इक्वल टू दैट और नॉट, ठीक है। तो हाँ, दूसरी एक चीज, ये वाला जो एग्जाम्पल था, या ये एग्जाम्पल में मैंने समझाया था कि देयर माइट बी नो यूनिकनेस, कि आपको एक से ज्यादा आंसर मिल सकते हैं। जैसे यहाँ पे मिला N0C, ठीक है, दो डिफरेंट वैल्यूज मुझे मिल रही है, ठीक है। अब देयर इज अ चांस कि यहाँ पे सी, जब आपको सिर्फ कैलकुलेट करने के लिए बोला गया हो तो ये दोनों ही आंसर सही है, राइट, बट यहाँ पे आपको वेरीफाई करने के लिए बोला गया है। सो देयर इज अ चांस कि फर्स्ट सेट ऑफ सॉल्यूशन के हिसाब से वेरिफिकेशन ट्रू हो और सेकंड सेट ऑफ सॉल्यूशन के हिसाब से वेरिफिकेशन फॉल्स हो, ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो आपको एक बार क्रॉस चेक करना होगा कि आपने ट्रू लिखा है तो ठीक है, क्योंकि से ट्रू कोई एक सर्टेन वैल्यू के लिए ही मिलेगा, फॉल्स में देयर इज अ चांस कि कोई अलग सेट ऑफ वैल्यूज के लिए वो आंसर ट्रू हो सकता है, राइट। तो एक बार सिर्फ देख लेना कि भाई आपका जो आंसर लिखा गया है, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 5,
सी की वैल्यू 101 मुझे मिल रही है और n0 की वैल्यू अगर 1 है तो सी की वैल्यू 105 मिल रही है। तो यू शुड जस्ट क्रॉस चेक वंस कि भाई आप जो भी आंसर लिख रहे हो करेक्ट लिख रहे हो या इनकरेक्ट लिख रहे हो, इज इट ट्रू। ठीक है, ऐसा कुछ ही जगह पे होगा जहां पे मोर देन वन पॉसिबल पैर हमें मिल रही है कॉम्प्लेक्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। तो जब भी आंसर आप इनकरेक्ट लिखो तो एक बार क्रॉस चेक कर लेना जरूरी है। करेक्ट तो लाइक करेक्ट ही होगा अगर आपने कैलकुलेशन सही की है तो, ठीक है। तो उस टाइम आपको क्रॉस चेक एक समय नहीं करोगे। हाँ, आपने जो स्टेप्स लिखे वो करेक्ट है कि नहीं वो एक बार देख लेना, ठीक है। अगर आपके स्टेप्स करेक्ट होंगे तो डेफिनेटली योर आंसर विल बी करेक्ट, राइट। बट इन केस ऑफ इनकरेक्ट आपको एक बार चेक करना होगा कि कोई दूसरी पेयर ऑफ वैल्यूज के लिए शायद रिलेशनशिप करेक्ट हो, ठीक है। कंफ्यूजन, एनी कंफ्यूजन, एनीवन? नो सर। गुड, ठीक है। सो जैसे अब बुलियन अलजेब्रा में कुछ प्रॉपर्टीज थी, सिमिलरली यहाँ पे भी कुछ प्रॉपर्टीज हमें फॉलो करनी होगी। सो द थियरम इज fn is equal to theta of g of n, f equal to order of g of n and f equal to omega of g of n. See, अगर थीटा हमें मिल रहा है तो डेफिनेटली वी कैन से दैट कि f इक्वल टू ऑर्डर ऑफ g ऑफ n एंड f इक्वल टू ओमेगा ऑफ g ऑफ n. सिमिलरली अगर मुझे f इक्वल टू ऑर्डर ऑफ g ऑफ n एंड f इक्वल टू ओमेगा ऑफ g ऑफ n अगर मिल रहा है तो डेफिनेटली आई कैन राइट इन एज अ थीटा, क्योंकि थीटा अगेन टाइट बाउंड हमें मिल रहा है। अगर लोअर बाउंड अपर बाउंड दोनों मिलेंगे तो डेफिनेटली टाइट बाउंड तो मिलने ही वाला है। आपको लोअर बाउंड भी मिलता है अपर बाउंड भी मिलता है तो रेंज तो मिलने ही वाली है ना, राइट। अगर आप ऐसा बोल सकते हो कि आई कैन रीच चारू सेट इन मिनिमम 60 मिनट और ऐसे ही आप बोल सकते हो कि मैं मैक्सिमम 90 मिनट में पहुंच सकता हूं, तो आपको एक रेंज तो ऑटोमेटिकली मिल गई 60 to 90, समझे आप। तो अगर आपको बिगो नोटेशन मिल रहा है, ओमेगा नोटेशन मिल रहा है, सो डेफिनेटली आपको थीटा तो मिलने ही वाला है उस पर्टिकुलर रिलेशनशिप के लिए। हाँ, दोनों में से कोई एक ही मिलेगा, सो देयर इज अ चांस कि शायद थीटा मिले शायद ना भी मिले, ठीक है। सो अगर आपको थीटा मिल रहा है तो डेफिनेटली आपको बिगो एंड ओमेगा दोनों मिलने ही वाले हैं। सो ये वाइजो वर्जा है, ठीक है। उसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, ट्रांजिटिविटी, रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्री एंड ट्रांसपोज सिमेट्री। ट्रांजिटिविटी का मतलब क्या है, f ऑफ n इज इक्वल टू थीटा ऑफ g ऑफ n एंड f of n is equal to theta of g of n and g of n is equal to theta of h of n, which implies fn equal to theta of hn, ठीक है, विच इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू बुलियन अलजेब्रा ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। तो ट्रांजिटिविटी प्रॉपर्टी लगभग सेम जैसी ही है, राइट। सेम फॉर बिगो एंड ओमेगा। ये जो भी रिलेशनशिप ट्रांजिटिविटी थीटा के लिए लिखी गई है, सेम रिलेशनशिप बिग ओ के लिए भी फॉलो होती है, ओमेगा के लिए भी फॉलो होती है। तो जहां पे आपको थीटा दिख रहा है, हर एक जगह पे यू कैन रिप्लेस ओमेगा बिग ओ, राइट। सेकेंड वन इज रिफ्लेक्सिविटी। सो एफ एन इज इक्वल टू थीटा ऑफ एफ एन, सेम फॉर बिग ओ एंड ओमेगा, राइट। तो बिग ओ नोटेशन के लिए, ओमेगा नोटेशन के लिए भी you can consider it as this in that way, right. Next one is symmetry. Fn is equal to theta of gn if and only if g of n is equal to theta fn. ये सिर्फ थीटा के लिए है, राइट। सिमेट्री प्रॉपर्टी, g और f को यू कैन रिप्लेस। अगर fn is equal to theta of gn मिल रहा है तो gn is equal to theta of fn मिल सकता है, राइट। Transpose symmetry. Fn is equal to big O Gn if and only if Gn is equal to omega of Fn. यहाँ पे big O and omega के बीच में से एक का अपर बाउंड दूसरे का लोअर बाउंड हो सकता है, ठीक है। एंड रिवर्स इज ऑल्सो पॉसिबल, एक का लोअर बाउंड दूसरे का अपर बाउंड, एक का अपर बाउंड दूसरे का लोअर बाउंड पॉसिबल है। दैट इज नोन एज ट्रांसपोज सिमेट्री। और सिमेट्री में जनरली थीटा नोटेशन यूज होता है
टाइट बाउंड के लिए ही वो कैलकुलेट किया जाता है। वहाँ सिमेट्री में कभी भी बिग ओ ओमेगा हमें कंसिडर नहीं करना है, ट्रांसपोज सिमेट्री में कभी भी थीटा कंसिडर नहीं करना है, राइट। और ट्रांसपोज में बिग ओ विल बी कन्वर्टेड इनटू ओमेगा, ओमेगा विल बी कन्वर्टेड इनटू बिग ओ, और सिमेट्री में थीटा को थीटा में ही रखना है, हमें कोई कन्वर्जन नहीं करना है, राइट। रिफ्लेक्सिविटी एंड ट्रांजिटिविटी में बिग ओ ओमेगा थीटा तीनों के लिए रिलेशनशिप ट्रू होगी, ठीक है। और ये सब कुछ कब पॉसिबल होगा, जब हमारा थियरम सही हो तब, ठीक है। कुछ सर्टेन एग्जांपल के लिए जहां पे मैंने बोला कि इट माइट पॉसिबल कि आपको बिग ओ मिल सकता है, ओमेगा नहीं मिल सकता है, तो वहां पे ये ट्रांजिटिविटी, रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्री, ट्रांसपोज सिमेट्री में से कोई भी रूल फॉलो हो ये जरूरी नहीं है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी के रूल फॉलो हो ना भी हो, बोथ द पॉसिबिलिटी विल बी ओपन इन दैट सिनेरियो। समझ में आया? ये चारों चार यूनिवर्सल ट्रूथ कब है, जब हमारा थियरम सेटिस्फाई हो, ठीक है। फॉर ऑल द केसेस ये सही नहीं है, ठीक है। इफ योर थियरम इज करेक्ट देन ओनली इट विल फॉलो ट्रांजिटिविटी, रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्री एंड ट्रांसपोर्ट सिमेट्री प्रॉपर्टी। अदरवाइज इसमें से मे बी एक दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती भी हो और बाकी की ना होती हो, ऐसा हो सकता है, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू चेक ट्रूनेस ऑफ थियरम। अगर थियरम आपका ट्रू है तो बाकी सारी प्रॉपर्टीज तो ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई होने ही वाली है, तो उसको चेक करने की कोई जरूरत नहीं होगी, राइट। ठीक है, क्लियर एवरीवन? हाँ बोलो, या कुछ कंफ्यूजन है यहाँ पे? सी ये बहुत कम टॉपिक्स इस चैप्टर में थियोरेटिकल है, जैसे ये वाला है, ठीक है। ऐसे गिने चुने आपको थियोरेटिकल कंसेप्ट मिलेंगे, बाकी सब तो पूरा का पूरा प्रैक्टिकल बेस्ड ही है ये पूरा चैप्टर, राइट। तो एक जो डेफिनेशन हमने इनिशियली देखी एसिम्प्टोटिक नोटेशन की, वो एज अ थियरी शायद पूछ सकते हैं, या फिर ये प्रॉपर्टीज शायद पूछ सकते हैं एज अ थियरी। बाकी जनरली हमने जो एग्जांपल्स वगैरह देखे या फिर वेरिफिकेशन देखा, करेक्टनेस देखा, वही सब चीज़ों को आपको प्रूव करना है या तो डिराइव करना है। आइदर डेरिवेशन होगा या लाइक प्रूव स्टेटमेंट टाइप का कुछ होगा, जैसे प्रीवियस स्लाइड में था उस तरीके के एग्जांपल्स, राइट। जहाँ पे आपको जो कंसेप्ट है एसिम्प्टोटिक नोटेशन के, उसको अप्लाई करके आंसर कैलकुलेट करना है, राइट। तो ऐसे छोटी छोटी थियरीज है, उसको खास याद कर लेना, क्योंकि अगर मान लो कि जो भी एग्जामिनर है उसको ऐसा मूड हुआ कि नहीं सेकंड चैप्टर में से इस बार एक आध थियरी पूछते हैं, तो गिनी चुनी थियरीज है उसमें से कोई एक आध आ सकती है, राइट। बाकी मेजोरिटीली ये चैप्टर में से एग्जाम्पल्स ज्यादा पूछे जाते हैं, राइट। इक्वेशन में एसिम्प्टोटिक नोटेशन कैसे हमें यूज करना है, जैसे राइट हैंड साइड में अगर है तो थीटा ऑफ एन स्क्वायर स्टैंड्स फॉर सम एनोनिमस फंक्शन इन थीटा ऑफ एन स्क्वायर। Likewise, 2n square plus 3n plus 1 is equal to 2n square plus theta of n means there exists a function fn belongs to theta of n such that 2n square plus 3n plus 1 is equal to 2n square plus fn। ये सही हो, ठीक है। कि जहां पे भी आपको से यहाँ पे आपको ऐसा नहीं देखना है कि 2n square is cancelled और theta of n is equal to 3n plus 1। नो, इट इज नॉट करेक्ट ऑल द टाइम्स। इस तरीके का जो मैथमेटिकल रूल है उसको आपको कंसीडर नहीं करना है, राइट। समझ में? क्योंकि यहाँ पे मोस्ट कॉमन स्टूडेंट्स मिस्टेक करते ही है, 2n square कैंसल, थीटा n इज इक्वल टू 3n plus 1, राइट। ये एवरी टाइम सही हो ऐसा जरूरी नहीं। यहाँ पे इसका रिप्रेजेंटेशन आपको कुछ ऐसे करना है कि थीटा n इज अ कॉम्प्लेक्सिटी एसिम्प्टोटिक नोटेशन ऑफ सम फंक्शन fn, ठीक है। तो वहां पे यू कैन रिप्लेस इट विथ fn, बट
वो एफ एन कैसा होना चाहिए, देयर बिलोंग्स टू थीटा ऑफ एन, उसके थीटा नोटेशन थीटा ऑफ एन होना चाहिए। ऐसा कोई भी फंक्शन को आप वहां पे रिप्लेस कर सकते हो। से यू कैन ऑब्जर्व 3n+1 का भी थीटा एन ही है, राइट? तो डेफिनेटली यू कैन रिप्लेस 3n+1, बट एवरी टाइम 3n+1 ही सही है ये नहीं है। डेफिनेटली यू कैन रिप्लेस 4n+1 ऑल्सो। आप सिर्फ 4n को भी रिप्लेस कर सकते हो, 3n को भी रिप्लेस कर सकते हो, n को भी रिप्लेस कर सकते हो। ये सारे एफ एन ऐसे हैं कि जिसमें थीटा ऑफ एन हमें मिल रहा है, उसकी जो थीटा कॉम्प्लेक्सिटी है वो हमें एन ही मिल रही है, राइट? तो ये सारी पॉसिबल वैल्यूज को वी कैन रिप्लेस, ठीक है? तो ये एक थोड़ा ध्यान रखने जैसी चीज है कि जब भी राइट हैंड साइड पे हो, अब लेफ्ट हैंड साइड पे जब हो तब आपको क्या करना है, 2n² plus theta n is equal to theta n². So no matter how the anonymous function is chosen on the left hand side, there is a way to choose the anonymous function on the right hand side to make the equation valid. तो यहाँ पे आपको दो फंक्शन लेने होंगे, f1 और f2, ठीक है? तो पहले लेफ्ट हैंड साइड के लिए देखो। सो लेफ्ट हैंड साइड के लिए जो भी आपने f1 लिया है, मान लो कि कोई एक रैंडम अभी मैं फंक्शन ले रहा हूँ, 3n+1 सपोज ले रहा हूं मैं, थीटा ऑफ n इज इक्वल टू 3n+1 अगर मैं ले रहा हूं, ठीक है? तो मुझे कोई ना कोई दूसरा फंक्शन ऐसा मिलेगा जिसके लिए थीटा n² वैलिड होगा। समझ में आया कि फिर से रिपीट करूं? अंडरस्टूड सर। गुड। तो यहाँ पे जो सेकंड पार्ट है लेफ्ट हैंड साइड में, उसमें बेस्ड ऑन LHS RHS का फंक्शन डिसाइड होगा, ठीक है? मान लो मैंने थीटा ऑफ एन को कुछ और लिया, 4n ले लिया, तो उसके अकॉर्डिंगली कोई दूसरा फंक्शन मिलेगा थीटा n² जिसका आंसर होगा, राइट? कुछ कॉमन समेशंस मैथमेटिकली, जैसे अरिथमेटिक सीरीज के लिए सिग्मा i k इज इक्वल टू 1 to n k इज इक्वल टू 1 + 2 + 1 प्लस अप टू प्लस n अगर लिखते हैं तो वी कैन रिप्लेस इट विद n × n+1 डिवाइड बाय 2। जो आपने कोई ना कोई मैथमेटिक्स 1 2 कहीं ना कहीं ये सीरीज ऑलरेडी आपने पढ़ी हुई है। ऐसे जियोमेट्रिक सीरीज है x⁻k के लिए, ठीक है? तो उसका आंसर कुछ ऐसा मिलेगा, x⁻n+1 -1 डिवाइड बाय x - 1 और x नॉट इक्वल टू 1, क्योंकि नहीं तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। यहाँ पे जो स्पेशल केस है उसके लिए आपका आंसर कुछ ऐसा होगा, राइट? 1 डिवाइड बाय 1 - x। सिमिलरली हार्मोनिक सीरीज है, ठीक है? हार्मोनिक सीरीज का आंसर नियर अबाउट ln नेचुरल लॉग हमें मिलेगा। और कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, सिग्मा k इज इक्वल टू 1 to n log n log k इज नियरली इक्वल टू n log n, ठीक है? यहाँ पे अगर आपका कुछ आंसर सिग्मा k इक्वल टू 1 to n log k मिल रहा है तो यू कैन डेफिनेटली रिप्लेस इट विद n log n, क्योंकि वो अप्रोक्सीमेटली सेम वैल्यू है, राइट? सिमिलरली सिग्मा k इक्वल टू 1 to n k⁻p अगर मिल रहा है, यू कैन रिप्लेस इट विद 1 डिवाइड बाय p + 1 n⁻p+1, राइट? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है जो शायद कहीं पे यूज में आ सकती है कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करते वक्त, राइट? ये सब कुछ चीज़ों को थोड़ा लाइक ध्यान में रखना है। 10 में से शायद एक आध एग्जाम्पल ऐसा निकल आए कि जिसमें इसमें से कुछ कंसेप्ट आपको यूज करने हो, ठीक है? लास्ट टॉपिक ऑफ दिस पार्ट, सी एक्चुअली चैप्टर 2 इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होगा आज, ठीक है? सेकंड पार्ट जो है रिकरेंस रिलेशन, वो फिर नेक्स्ट लेक्चर से मैं स्टार्ट करूंगा, वो भी चैप्टर 2 में ही आता है, ठीक है? तो चैप्टर 2 जो दो पार्ट है उसमें से एक पार्ट आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा। मैथमेटिकल इंडक्शन, अ पावरफुल रिगोरियस टेक्निक फॉर प्रूविंग दैट अ स्टेटमेंट Sn इज ट्रू फॉर एवरी नेचुरल नंबर n नो मैटर हाउ लार्ज, ठीक है? जैसे बेसिक स्टेप्स एंड इंडक्टिव स्टेप्स, कि कोई भी एक बेसिक स्टेप आप कंसिडर कर लो जिसके लिए आपको एक स्टेटमेंट को ट्रू साबित करना है फॉर n = 1,
ये आपका भी बेसिक टर्म हुआ, ठीक है। यहाँ पे आपका जो नंबर है वो कितना भी बड़ा है, उसके लिए आप इसको लाइक यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन यू कैन प्रूव इट एज ए ट्रू, राइट। तो आपको उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले n इज इक्वल टू 1 के लिए उसको सही साबित करना है। इंडक्टिव स्टेप में आपको क्या करना है, एज्यूम दैट Sn इज ट्रू, ठीक है। ये एजम्पशन आपको लेना है, Sn ट्रू है। अब उसके बेस पे आपको Sn प्लस 1 ट्रू है ऐसा प्रूव करना है। अब ये कैसे हुआ कि सबसे पहले मैंने क्या किया, n इज इक्वल टू 1 के लिए उसको प्रूव कर दिया, ठीक है। अब एक एजम्पशन मैं ले रहा हूं कि भाई Sn से यहाँ पे n की तो कोई वैल्यू फिक्स की नहीं गई है, और जनरलाइज जो भी हम कॉम्प्लेक्सिटी में यूज करते हैं वहां पे n की नॉन नेगेटिव वैल्यू हम कंसीडर करते हैं, राइट। तो वी कैन स्टार्ट इट विथ 0। तो अगर 0 को हम ट्रू एज्यूम कर लेते हैं तो 0 प्लस 1 क्या होगा, 1। अब 1 के लिए तो ऑलरेडी मैंने ट्रू प्रूव कर ही दिया है फर्स्ट स्टेप के अंदर। हाँ, अगर फर्स्ट स्टेप में आपका आंसर फॉल्स है तो डेफिनेटली आपको इंडक्टिव स्टेप पे जाना ही नहीं है, राइट। आपको इंडक्टिव स्टेप पे तब जाना है जब आपका स्टेप 1 सही हो। सो वहां पे मुझे एस ऑफ 1 तो सही मिल ही रहा है। अब मान लो मैं एस ऑफ 1 को ट्रू एज्यूम कर रहा हूं, ठीक है, तो वो तो ऑलरेडी ट्रू ही है, उसमें एजम्पशन की क्या जरूरत है, स्टेप 1 में ऑलरेडी मैंने ट्रू उसको प्रूव कर ही दिया है। तो उसके बेस पे यू कैन प्रूव एस ऑफ 2 एज ए ट्रू, ठीक है। तो यहां पे उसको सक्सेसर और प्रेडिसेसर के कंसेप्ट से यू कैन प्रूव इट एज ए यूनिवर्सल। जैसे 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 8, अगर आपने ये ट्रू है ऐसा प्रूव कर दिया तो डेफिनेटली यू कैन राइट 3 प्लस 9 सॉरी 3 प्लस 6 इज इक्वल टू 9। क्यों? क्योंकि 3 प्लस 6 को मैं रिप्रेजेंट कैसे कर सकता हूं, 3 प्लस 5 प्लस 1। अब 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 8 ये ऑलरेडी प्रूव हो चुका है, तो 8 प्लस 1 तो 9 ही होता है ना, कंसेक्यूटिव वैल्यूज है, राइट। तो यहां पे भी सेम कंसेप्ट यूज किया गया है कि भाई जो, हाँ, लेकिन उसके लिए आपका सबसे पहला स्टेप सही होना चाहिए, राइट। अगर आपका पहला स्टेप सही है तो दोनों ही साइड पे LHS और RHS दोनों ही साइड पे आप +1 मतलब इंक्रीमेंट करके आप उसको इंडक्टिव मैथमेटिकल इंडक्शन रूल के हिसाब से आप उसको ट्रू प्रूव कर सकते हो, राइट। सो फाइंड केस n विद इन केस n प्लस 1, ठीक है। तो आपको n प्लस 1 को ट्रू साबित करने के लिए ऐसा कोई ना कोई n केस आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मुझे 4 प्लस 7 इज इक्वल टू 11 ये ट्रू करने के लिए बोला गया है, तो मुझे 4 प्लस 6 कहीं ना कहीं से आइडेंटिफाई करना होगा। उसके लिए मुझे 4 प्लस 5, 4 प्लस 3, 4 प्लस 2 और 4 प्लस 1 ये सारे सही साबित करने होंगे। अब 4 प्लस 1 मतलब मेरा फर्स्ट स्टेटमेंट हुआ, क्योंकि वहां पे n की वैल्यू 1 है, तो उसके बेस पे मैं बाकी सारे वैल्यूज को ट्रू प्रूव कर सकता हूं अगर मेरा फर्स्ट स्टेप सही साबित हुआ तो। दैट इज नोन एज बेसिक स्टेप, ठीक है, राइट। मैथमेटिकल इंडक्शन भी आप कहीं ना कहीं मैथ्स में पढ़ चुके हो, राइट। वहां पे भी आप कुछ इस तरीके के स्टेप्स करते थे। अब वहां पे ये जो भी कंसेप्ट है, जस्ट अ मिनट, तो ये जो भी स्टेप्स है यहाँ पे, ठीक है, दैट कैन बी प्रूवन यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन, राइट। सिमिलरली आपको ये कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं मैथमेटिकल इंडक्शन के बेस पे, ठीक है। डेफिनेटली मैथमेटिकल इंडक्शन लाइक एक टॉपिक है बट कंपैरेटिवली कम। हाँ, इसको आपको कॉम्प्लेक्सिटी में कहीं ना कहीं यूज हो सकता है मैथमेटिकल इंडक्शन के लिए, राइट। कि जहाँ पे आपको ऐसा कुछ वो जो मैंने कंपैरिजन वाला दिया ना, वहाँ पे ये चीज़ शायद कंपेयर करने के लिए आपको लेस देन है, ग्रेटर देन है, लेस देन इक्वल टू है, ग्रेटर देन इक्वल टू है, उसमें से कौन सा रिलेशन मिल रहा है, उसके लिए देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपको ये इसमें से कोई ना कोई चीज़ यूज करनी पड़े, राइट। So that was our last topic, and that is the end of first part of chapter 2, ठीक है, asymptotic notation, right. So now ये already PPT मैंने लास्ट लेक्चर के दिन ही मतलब थर्सडे के दिन ही आपके साथ शेयर कर दी थी। So I hope you have read it at least once। अगर ना रीड किया हो तो बिफोर नेक्स्ट थर्सडे, मतलब ये 4 दिन के बाद जो आता है, तब तक
एटलीस्ट एक बार पूरी पीपीटी रीड कर लेना। कुछ भी क्वेरी, कुछ भी कंफ्यूजन हो तो यू कैन आस्क। अदरवाइज जो सेकंड पार्ट है रिकरेंस रिलेशन वाला, वो हम स्टार्ट करेंगे थर्सडे के दिन, राइट? सर हाँ बोलो। इफ यू हैव नो क्वेरी यू मे लीव। आपका नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट हो चुका है, राइट? और किसको क्वेरी थी? यू मे आस्क। नोबडी?